नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। 2012-13 की बात है। एक जुमला गुजरात से निकला था और पूरे देश में फैला था, गुजरात मॉडल। और देश के कोने कोने में ये हो गया कि गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस, गुजरात मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो लोग उसको व्याख्या नहीं कर पाए कि गुजरात मॉडल है क्या। किसी ने कोई डिफाइन नहीं किया, लेकिन मीडिया ने उछाला, पॉलिटिकल लोगों ने उछाला, बीजेपी ने उछाला, लेकिन उसका किसी ने कोई डिफाइन नहीं किया, ना व्याख्या की कि गुजरात मॉडल क्या है। उसको खोजता रहा आदमी। मैं भी उस समय 12-13 ही में पहुंचा था, गुजरात पहुंचा था। गुजरात से मैं सोमनाथ में था, सोमनाथ से मैं द्वारका तक गया बाय रोड। जो मैंने सड़कों की हालत देखी, जो वहाँ का वातावरण देखा, वो मुझे कहीं गुजरात मॉडल में कोई विशेष चीज़ नहीं दिखाई दी। उसी तरह लग रहा था मैं बिहार यूपी में चल रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं सड़कें तो बिहार से भी बदतर थी। फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा कि क्या सड़क पे उनका क्या, वो उसी तरह जाम, उसी तरह ट्रैफिक पुलिस का कोई पता नहीं। फिर 14 के बाद जो है देश में जब मोदी जी पीएम बने देश के, तो उसके बाद लोग देश में गुजरात मॉडल खोजने लगे। 2-3 साल बाद तक ये चला। उसके बाद धीरे धीरे जो उनके समर्थक थे वो भी उन्होंने बात करना छोड़ दी, क्योंकि वो समझ गए कि गुजरात मॉडल के नाम पे, जैसे अमित शाह ने एक बार जुमला वर्ड कहा था 15 लाख का, उसी तरह एक जुमला था जो समय के साथ चला और ख़त्म हो गया। फिर जो है, अगर आप कहेंगे कि अगर कोई मॉडल कोई 5-7 साल में दिखाई दिया, तो आप ये कहते थे सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो भी जो है ये चीज़ वाजपेयी जी के ज़माने से शुरू हुई थी। योजना बनी थी नरसिंह राव के ज़माने। खैर उस इतिहास में हमको नहीं जाना है, लेकिन ये सच है कि सड़कें अच्छी बनी हैं, हाईवेज खूब बने हैं। वो गडकरी जी की देन है। हम उसे गुजरात मॉडल में नहीं ले सकते। आप उसे महाराष्ट्र मॉडल इसलिए कह सकते हैं कि गडकरी साहब जब महाराष्ट्र में मंत्री थे स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन्होंने वहाँ भी बॉम्बे में फ्लाईओवर सा सड़क का जो निर्माण करवाया था, उस पर बड़ा नाम हुआ था। ये मुझे मॉडल, गुजरात मॉडल बनारस में समझ में आया। बनारस में जो हो रहा है और अब जो इस समय है, वो देखने के बाद मुझे लगा कि गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात मॉडल का मतलब है व्यवसाय, अर्थतंत्र, कमाई। आप देखिए दुनिया के कोने कोने में गुजराती जो है टॉप बिजनेसमैन हैं। इवन गुजरात में भी जो है बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। तो अपने प्रधानमंत्री जी भी गुजराती हैं, और बनारस में मैंने देखा कि वो मॉडल जो है अर्थतंत्र का, व्यवसाय का पूरा काम करना शुरू कर दिया है। बनारस एक धार्मिक नगरी थी, तीर्थ स्थल था। मानते हैं महादेव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटक वहाँ का जो कल्चर है, आस्था है, जो विश्वनाथ गली है, जो गंगा घाट से लोगों की श्रद्धा सुबह 4 बजे से भोर शुरू हो जाती है, उसको देखने आते थे। यूरोप में बिल्डिंग तो एक से एक अच्छी खासी पड़ी हुई है। अगर वो आते थे विदेशी पर्यटक, भारत का जो उनका प्रिय स्थान था वो दिल्ली और आगरा और राजस्थान और बनारस। बनारस बदल रहा है, बनारस व्यावसायिक हो रहा है। और व्यावसायिक ये नहीं कि बनारस के पंडितों को पहले कहा जाता था लूटते हैं, पंडित जो लूटते हैं, लेकिन अब जो लूट रहा है वो गवर्नमेंट लूट रही है। प्रधानमंत्री जी के इशारे पे उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया गया है। आप अगर बनारस काशी विश्वनाथ का दर्शन पहले भी करते रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ वहाँ नहीं रह गई जो आस्था का सूत्र था। यूरोप में कई जगह लोन दिया जाता है कि आप जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको बनाएं, उसी तरह का कंस्ट्रक्शन करवाएं, उसी तरह का वो कराएं। ये नहीं कि आपके गलियों का जो मंदिर है उसको तोड़वा के लंबा चौड़ा कॉरिडोर बना दें, उसके अंदर कई मंदिर ध्वस्त हो जाएं, कई जो पूजा पाठ के स्थान थे वो ध्वस्त हो जाएं, और फिर उसके दर्शन के लिए आप फीस लगा दें। जी हाँ, उसकी कॉरिडोर बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ हुई कि एक वर्ड आया, सुगम दर्शन। सुगम दर्शन के लिए 300 रुपया फीस निर्धारित की। उसके पहले जो भी जाता था काशी विश्वनाथ का श्रद्धा से माथा झुका के, भीड़ में लाइन लगा के बढ़िया तरह से दर्शन करके चला आता था। अब ऐसा नहीं है। अब सुगम दर्शन के नाम पर 300। अब ऐसा भी नहीं है। कमाई का साधन देखिए, गुजराती मॉडल देखिए। सावन का महीना शंकर जी के लिए का माना जाता है। जितने भी शंकर शिवलिंग हैं, छोटे बड़े, सब दर्शन
सावन में स्पेशली सोमवार को दर्शन के लिए भीड़ लगी रहती है। अब तो एक नई चीज़ जो हर जगह फैल गई है कांवड़ियों वाली, पहले नहीं थी। पहले बिहार में सुल्तानगंज से चलते थे और वो बाबा धाम पे जाके वो जल चढ़ाते थे, और भी 2-4 जगह ऐसी थी, पर्टिकुलर स्थान से पर्टिकुलर स्थान। लेकिन जब से ये मुफ्त में खाना मिलने लगा, सारा कुछ वो होने लगा, इसको एक तरह से उसको भी टूरिज्म बना दिया गया। बनारस सावन के महीने में पहले भी जबरदस्त भीड़ रहती थी, इस समय भी। अब तो और भीड़ बढ़ गई कांवड़ियों की वजह से। बनारस में सावन के इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग जो वहाँ बताते हैं कि एक मार्कंडेय महादेव हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर पे आधा बनारस वहाँ दर्शन करता था, सोमवार का जल चढ़ाता था, और आधा बनारस जो है काशी विश्वनाथ जी को चढ़ाता था। अब काशी विश्वनाथ को अगर आपको दर्शन करना है, सावन में दर्शन करना है, तो आरती देखनी है, तो आपको फीस दुगनी, करीब करीब दुगनी कर दी गई है। ये जो काशी विश्वनाथ न्यास है, ट्रस्ट है, उसके मुख्य प्रशासक ने बाकायदे नोटिस निकाली है, और फीस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद मैं वहाँ के बनारस के 2 लोगों से आपको उनकी बातें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके जरिए बताऊंगा, जो वहाँ पे हैं, जो विश्वनाथ गली के रहने वाले हैं, जो कई पुस्तकों से मंदिरों के मंदिर में रह रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो ये निकाला गया, मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है। उसमें बताया गया कि सावन के महीने, सावन का महीना इस बार 2 महीना चला, मलमास आ रहा, उसको भी सावन के महीने में गिराया गया। ये सावन शुरू हो रहा है 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और अगस्त तक चल रहा है। इस महीने में अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो सुगम दर्शन की फीस है 500 रुपया। अगर आप सोमवार के दिन जाते हैं, सावन की सोमवारी को जल चढ़ाना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी फीस है 750 रुपये। अगर आप आरती में जाते हैं तो आरती की भी अलग अलग फीस है। मंगला आरती की फीस जो है, सावन के दिन में किसी भी दिन जाते हैं तो आपको 1000 रुपया आरती में, तब आपको टिकट मिलेगा। और अगर सोमवार को जाते हैं तो 2000 रुपया एक आदमी का खर्च करना पड़ेगा आपको भगवान की आरती के लिए। सावन में सोमवार की आरती के लिए 2000 रुपया मंगला आरती में खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह दोपहर की जो आरती है, सप्तऋषि आरती है और रात की आरती है, उसमें भी अगर सोमवार को आप जाते हैं, दिन की आरती हुई, शाम की आरती हुई, रात की आरती हुई, तो उसमें भी आपको 2-2 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। और अगर सोमवार को नहीं, कॉमन दिन में जाते हैं तो 500-500 रुपया देना होगा। फिर एक चीज़ है, हाँ, अगर रुद्राभिषेक कराते हैं, वो भी फीस। पहले ये था पंडित रुद्राभिषेक करते थे, वहाँ जो पंडित थे वो अपना बार्गेन करके और अपने जजमानों के साथ जो है, और कई उनके पुराने कई पुस्तकों से जजमान चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये न्यास रजिस्ट्री की है, उनका लाइसेंस बनाई, क्या बनाई मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुहैया कर रही है। अगर आप एक शास्त्री यानी पंडित से रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो आपको खर्च करना पड़ेगा 700 रुपया। अगर 5 शास्त्री से आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो आपको खर्च करना पड़ेगा 2100 रुपया। लेकिन अगर मंडे को करा रहे हैं तो आपको एक आदमी को रुद्राभिषेक का 3000 रुपया देना पड़ेगा। यही नहीं, एक सावन सन्यासी भोग है। हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, वो आपको बताएंगे आगे कि सावन सन्यासी भोग क्या होता है। इसके लिए ऑर्डिनरी दिनों में, सावन में, साधारण दिनों में, मतलब मंगल से लेके संडे तक, आपको 4500 रुपया देना पड़ेगा। और मंडे को, अगर सोमवार को आप जाते हैं ये भोग लेने के लिए, तो 7500 पर हेड पर व्यक्ति देना पड़ेगा। और अगर आप सावन श्रृंगार में आप जाना चाहते हैं तो आपको 6 दिन तक जो है वो 4500 देना होगा। और सोमवार को उसकी फीस पर हेड 20,000 रखी गई है। धर्म के जरिए अभी तक था कि ब्राह्मण लूटते हैं या कर्मकांड के जरिए वो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में सरकार
इस तरह लूट रही है और उसको बना रही है। आपको पर्यटन सारा, आप उज्जैन से लेके हर जगह देखिए क्या हो रहा, क्या ठहरा, क्या नहीं हो रहा। आप तीर्थ स्थल पर्यटन, अपने आप तीर्थ स्थल पर्यटन होते थे। आप पर्यटकों को, तीर्थ पर्यटकों को सुविधा देने के लिए वह साधन करते हैं, न कि कमाने के लिए करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं बनारस में 7 साल रहा हूं, BHU में रहा हूं। BHU का जो विश्वनाथ टेम्पल है, जिसको मालवीय जी ने बनाया था, गजब सुंदर है। वो सारा मार्बल का बना है, बहुत शांति। लेकिन आस्था थी कि वो भीड़ में विश्वनाथ गली से गुजरते हुए हम लोग दर्शन करने जाते थे बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ को। मानस मंदिर आज से 30-40 साल बना है। 40 साल पहले उसमें था हनुमान जी सीना कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से था, और राम जी की मूर्ति दिखाई दे रही, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक, चाहे बड़ा हल्ला हंगामा था। लेकिन वो केवल उसमें आस्था नहीं जुड़ती थी लोगों की। नासिक हुआ, केदारनाथ हुआ, 12 लिंग जो हैं सावन में सोमवार के लिए दुनिया भर के हिंदू पहुंचते हैं वहां पे। आप उससे कमाने लगेंगे। खैर आइए हम पहले जो हमारे अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं आपसे 1-2 बार कह रहा था कि मैं अपने पैनलिस्टों से कहूँगा, उनसे बात कराऊंगा जो बनारस के हैं, विश्वनाथ गली में रहते हैं। विश्वनाथ गली में उनकी दुकानें हैं और वहाँ कई पुश्तों से वो रहते हैं। वो बहुत सी जानकारी हमको फ़ोन पे दे रहे थे। मैंने उनको बुलाया, 3 दिन उनका इंतजार किया, टाइम देते थे, उसके बाद चले जाते थे। अब मुझे क्लियर हो रहा, उनके एक कॉमन दोस्त ने बताया कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि दुकानें वहाँ अलॉट होने वाली हैं, और उनकी भी दुकानें थी जो नष्ट कर दी गई। लेकिन वहाँ एक अलग चक्कर फंसा हुआ है, 200 से ज़्यादा दुकानदारों की दुकानें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अलॉटमेंट 60-70 लोगों का किया जा रहा है। और एक खबर ये भी है कि 7 जुलाई को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं। वो उजड़े हुए दुकानदारों को नई दुकानों की चाबी देंगे। उनसे मांगा गया एप्लीकेशन, एफिडेविट मांगा गया है, उसमें होड़ लगी है। अब एक दुकान के 3-3, 4-4 हिस्से कर दिए गए हैं क्योंकि एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पैसा मांगा गया है, सिक्योरिटी मनी मांगी गई है। तो जो कई बेचारे गरीब हैं दुकानदार, जो सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर पाए हैं, वो मायूस हैं, पीछे खड़े हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि उस काशी विश्वनाथ के जरिए, उस गली के, उन गलियों के जरिए वहाँ जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, इनमें एक सज्जन जो आने वाले थे वो थे जिन्होंने आंदोलन किया था, जो छोटे मंदिरों को वहाँ ध्वस्त किया जा रहा था कॉरिडोर बनाते समय, उनको ध्वस्त किया था, जबकि वो बीजेपी से लिंक थे। लेकिन शायद ऐन मौके पे वो 3 दिन से हिम्मत करने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे आपकी रोजी रोटी का जहाँ से संबंध रहेगा तो आपको भय होगा ही। 7 जुलाई को कितने दुकानदारों को मिलेंगे, कितने मायूस होंगे, कितने निराश होंगे, ये अभी जो है वहाँ पे काफ़ी हलचल है। अब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम वहाँ 7 जुलाई को है कि नहीं है, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से या बीजेपी ऑफिस से चेक नहीं किया, ना बनारस से चेक किया। वो मेरा मसला भी नहीं है, मेरे एपिसोड का टॉपिक भी नहीं है। देखिए, बनारस अभूतपूर्व नगरी है। मैं बोधगया में भी रहा हूँ। मैंने BSc पोस्ट ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से की है। BHU में 4 ही साल रहा। लेकिन बनारस का जो एक कल्चर, एक संस्कृत और एक जो है वो अभी तक जिलाए हुए थे। वो वहाँ जो आत्मीयता है और वो जो गलियों की संस्कृति है वो अभी तक जीवित थी, जो अब खत्म हो रही है। आप बताइए, वहाँ के लोगों ने, या मैंने भी देखा, वहाँ दीवारों पे, गलियों में पेंटिंग कराई गई। किस लिए कराई गई है? तरह तरह के स्टेशन से लेके आप चले जाइए कहीं किसी एरिया में, एवं गलियों में पेंटिंग कुछ फीट तक कराई गई। क्यों कराई गई है? पैसा किसका है? क्यों खर्च किया जा रहा है? एक तरफ दुकानदार उजड़ रहे हैं, एक तरफ रोजी रोटी तबाह हो रही है, दूसरी तरफ ये पैसा, उन्हीं का पैसा, जनता ही का पैसा खर्च क्यों हो रहा है? पर्यटकों के लिए, जो बाहर से आएंगे पर्यटक। मैं फिर मेरे अपने अनुभव से बताता हूँ कि बनारस जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, मैंने इसका अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, वो इसलिए नहीं था कि बनारस एक मॉडर्न सिटी है। बनारस की इमारतें बड़ी खूबसूरत हैं। प्राचीन महलों का शहर रहा है राजस्थान की तरह, जोधपुर, जयपुर की तरह।
वहाँ जो किंवदंतियाँ हैं कि त्रिशूल पे टिका है, भैरव बाबा वहाँ के शहर कोतवाल हैं, घाट पे जो श्रद्धा दिखाई देती थी वो भले टूटे फूटे घाट थे। 80 घाट कहीं आपको सुने हैं किसी शहर में है? कई घाट महाराजाओं के नाम पे हैं, महाराजाओं ने बनाए। एक नए महाराजा ने भी अपना घाट बना दिया है, नमो घाट। नमो का मतलब क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो महाराजाओं की तरह एक नए महाराज का घाट भी वहाँ बन चुका है, नमो घाट। उसकी वजह से वहाँ पे जो मल्लाह या जो नाव वाले थे या जो वहाँ जीविका, उनसे जाके आप बात कीजिए। बनारस में बहुत स्टोरी है और मैं दूंगा। मैंने बताया ना, बनारस मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देश की प्राचीनतम शहरों में से एक है। काशी, कौशल, मगध जो 12 जनपद थे उनमें से एक है। मैं BHU में 4 साल 5 साल पढ़ा हूँ, इसलिए भी बनारस मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं वो सिवैया भी नहीं बोल सकता जो विश्वनाथ टेम्पल के जरा सा आगे जो मुस्लिम इलाका है, जरा सा 500 मीटर की दूरी पे, आप 700 मीटर की दूरी पे जो आपका इलाका है मदनपुरा, वहाँ सेवैयाँ बनती थी। चौथे 5वें माले से महिलाएं जो हैं वो गिराती थी उसका जो तार था, और वो निचले मंजिल तक जाके इतना पतला हो जाता था जो मशीन से नहीं बनता। आज भी आप दिल्ली उल्ली में जाएंगे, पुरानी दिल्ली में जो पुराने लोग हैं वो सेवैयाँ बनारस से खरीदने जाते हैं ईद के दिन। तो बनारस एक अलग चीज़ है जिसे पैसे व्यापार के लिए जो है ख़त्म किया जाता है। ये बिना समझे बुझे कि किसी भी चीज़ का जब आप उसका जो महत्व है वो ख़त्म कर देंगे तो उसका आकर्षण खत्म होगा। क्यों आएगा कोई वहाँ? वो पेंटिंग देखने आएगा, आके जरूर कहेगा बड़ा खूबसूरत हो गया बनारस, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। लेकिन वो तो हर जगह, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कई हर जगह सड़कें चौड़े हो रही हैं और हर जगह वो ये सब हो रहा है। बनारस की खूबसूरती उसके घाटों पे थी। बनारस की खूबसूरती वहाँ पे यूरोप की तरह आपको घाट नहीं चाहिए था, लंदन की तरह नहीं चाहिए था। उनकी अपनी खूबसूरती थी। उनका जो पहले आरती होती थी उसका एक अलग महत्व था। अब 80 घाट पे जो है आरती होती है वो नई शुरू हुई है, वो केवल पैसे के लिए शुरू हुई है। तो दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये जो वैश्वीकरण है वो हमारे पुराने शहरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और बनारस इसलिए भी इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और मिडिल क्लास को भले वो अच्छा लग रहा हो, लेकिन बनारस के और टूरिस्टों को, जो मिडिल क्लास टूरिस्ट है, लेकिन आप विदेशी पर्यटक जो एक बार पहले वहाँ जा चुके हैं उनसे आप पूछिए, या बनारस के जो प्राचीन बासिंदे हैं उनसे पूछिए, वो रो रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि उसमें बहुत से बीजेपी के लोग हैं, बहुत से पंडित या आप ब्राह्मण कह लीजिए या किसी कास्ट के यादव से आप बात कर लीजिए। आप ये जो अभी सावन चल रहा है उसमें यादवों की पूरी फौज पहले दूसरे दिन वो थोक में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो ये सारा सब खिलवाड़ जो ठीक नहीं है। मैं आपके अगले एपिसोड में फिर नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन दबाइए। धन्यवाद।